फाइन। तो देखो आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल चार्ट एडिटोरियल्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला होगा लीगो प्रोजेक्ट, जो कोहॉर्ट में मैं बता चुका हूँ, यदि तुम लोग को ठीक से याद है तो। ठीक है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर से बताएंगे। ये लास्ट एडिटोरियल होगा बैक का, समझे। लीगो प्रोजेक्ट का मतलब है कि जब बड़ा बड़ा स्टार एक दूसरे से टकराता है तो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होता है। वही ग्रेविटेशनल वेव जिसका कल्पना किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये भी बात कहा था कि इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, मगर इन्होंने 1915 में ये बात कहा था और ठीक 100 साल बाद 2015 में पहली बार ये डिटेक्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। मैंने कहा ना, लीगो प्रोजेक्ट वर्ल्ड में 4 जगह है, यूएसए में 2 है, कनाडा में 1 है, जापान में 1 है और इंडिया लास्ट है, महाराष्ट्र में। एल टाइप होता है तुम्हारा, एल टाइप शिफ्ट करके एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है। तो आज उसका समझेंगे और इसमें हम ये भी समझेंगे कि आखिर न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो थ्योरी था उसमें कहाँ लूपहोल्स था। तो पहला एडिटोरियल। सेकंड देखो, सेकंड भी क्लोज एसोसिएटेड है। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर से क्या समझते हो? ठीक है, ITER प्रोजेक्ट। और इंडिया किस तरह अपना स्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है लीगो के लिए। लीगो यस, इंडिया बोले थे ना, इंडिया ने भी महाराष्ट्र में बनाया है लीगो प्रोजेक्ट ताकि वो ठीक से ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सके। और ये लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर का मतलब क्या है? 27 किलोमीटर का टनल है। CERN यूरोपियन यूनियन का एजेंसी है जो कंट्रोल करता है। हाँ, स्विट्जरलैंड का, बिल्कुल। वहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स टेस्ट होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स एटॉमिक पार्टिकल के बारे में होता है। हिग्स बोसन पार्टिकल भी वहीं पे फाइंड आउट हुआ था, समझे। इंडिया भी बिल्कुल मेंबर है उसका, तो इसके बारे में समझेंगे। 175 देखो, एनर्जी इंपोर्ट, जो भारत में एनर्जी इंपोर्ट हो रहा है वो लगभग देखो 37% है टोटल इंपोर्ट में। जितना हम मर्केंटाइज इंपोर्ट करते हैं ना, लगभग 620-625 बिलियन डॉलर का, उसमें 37 केवल एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी मतलब क्या? क्रूड ऑयल, एनर्जी मतलब LPG, एनर्जी मतलब LNG, ये सभी चीज़। तो जितना बाहर से तुम मर्केंटाइज ट्रेड कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें 37% तो तुम एनर्जी में कर रहे हो। इसका मतलब क्या? दिन प्रतिदिन हम एनर्जी में डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये होगा। एंड लास्ट 176 कि 5 से 7% बायोमास पेलेट बोला गया था ना, को फायरिंग करने के लिए। थर्मल पावर प्लांट में यदि 100 यूनिट थर्मल कोल को जलाया जाए तो उसमें 5% पेलेट को लगाओ। पेलेट देखो, फिगर देख सकते हो, पहले बायोमास है, उसी को जूम करो फिगर को, शुरू का फिगर देख रहे हो, बायोमास 176 का नीचे देखो, बायोमास है, ये भूसा सब है, स्टबल होता है ना। अब देखो कितना बड़ा समस्या है पंजाब और हरियाणा में, स्टबल बंद किया जाता है, इसलिए दिल्ली पॉल्यूट भी हो जाता है। तो इस तरह का स्टबल को फिक्स करो, उसका इसको उसके बाद टोरीफैक्शन करो। टोरीफैक्शन बताए थे ना, 200 या 300 डिग्री टेम्परेचर में उसको बर्न करो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसको कन्वर्ट करो पेलेट में। पेलेट मतलब थर्ड वाला फिगर दिख रहा है वहाँ पे, पेलेट इतना छोटा छोटा पेलेट, समझ रहे हो ना, इधर जो कारतूस टाइप का होता है उस तरह का आकार बनाओ और थर्मल कोल के साथ उसको ऐड करो। इससे क्या है कि और एफिशिएंसी बढ़ेगा और थर्मल पावर प्लांट में जो कोल का रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगा। तो पहला साल कितना था? 5% और दूसरा साल 7%। तो इस तरह बढ़ना था, मगर ये 2021 में प्रोग्राम आया था, इस पर कोई उतना बड़ा काम नहीं हुआ है, समझ गए ना। तो ये 4 हम लोग पढ़ेंगे, 4 एडिटोरियल्स। तो देखो आगे देखते हैं। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये तुम्हारा 10 अप्रैल 2023 को पेपर में आया था इंडियन एक्सप्रेस में। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ हमें समझना होगा, बहुत कुछ समझना है। देखो, गवर्नमेंट हैज़ गिवन फाइनल गो अहेड फॉर लीगो प्रोजेक्ट। अब पहली बार हमारे भारत में क्या किया कि लीगो प्रोजेक्ट के लिए गो अहेड कर दिया। वही लीगो प्रोजेक्ट किस लिए? ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए, समझे। क्योंकि हम जितना अच्छे से ग्रेविटेशनल वेव्स को समझ पाएंगे उतना ही अच्छा हम स्पेस को समझ पाएंगे, और जितना अच्छा हम स्पेस को समझ पाएंगे उतना ही साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा, समझ गए ना। क्यों हम मून में इंटरेस्टेड है, हम क्यों स्टार को जानने में इंटरेस्टेड है, हम क्यों सन का जो कोरोना है उसको जानने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जितना हम जानेंगे उतना ही साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा अर्थ में।
और जो कंट्री भी बहुत प्रयास करता है उस कंट्री को बहुत फ़ायदा होता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स देख लो, नासा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ समझना है स्टूडेंट, समझ गए ना। हाँ देखो 173, हाँ देखो गवर्नमेंट हैज़ गिवन फाइनल गो अहेड फॉर LIGO प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट हैज़ गिवन द फाइनल गो अहेड to India's Laser Inframeter Gravitational Wave Observatory और LIGO project, clearing the way for construction of the country biggest scientific facility। यानी कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा साइंटिफिक फैसिलिटी आने वाला है। क्या होता है साइंटिफिक फैसिलिटी का मतलब वो जगह जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जहाँ पे रिसर्च किया जाएगा। तो भारत में एक ऐसा जगह बनेगा जो सबसे बड़ा होगा साइंटिफिक पर्पस के लिए। उसके लिए गो अहेड सरकार ने दे दिया। तो LIGO देखो क्या है एक्चुअली, LIGO इंटरनेशनल नेटवर्क है लेबोरेटरीज का, जो डिटेक्ट करेगा जो भी तुम्हारा स्पेस टाइम है, जो भी स्पेस में, स्पेस मतलब क्या होता है बाहर, टाइम, क्योंकि स्पेस टाइम दोनों रिलेटेड है, 4D है, दोनों रिलेटेड है। वहाँ पे जो भी रिपल्स हो रहा है, रिपल्स का मतलब क्या, जो भी हरकत हो रहा है, कौन सा हरकत है, ग्रेविटेशनल वेव्स का जो भी हरकत हो रहा है वो ताकि डिटेक्ट हो सके। क्योंकि लार्ज बहुत बड़े बड़े सेलेसियस ऑब्जेक्ट है, स्टार है, प्लानट है, इसके एक्टिविटी की वजह से बहुत ही रिपल्स फॉर्म होते हैं। रिपल समझ रहे हो ना, जैसे एक पत्थर में एक रिवर में पत्थर मारोगे तो रिपल्स फॉर्म होगा ना, इस तरह स्पेस में रिपल्स फॉर्म होता है, बिल्कुल वेव्स फॉर्म होता है। उसी वेव्स को हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है, उसी को हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ये पहली बार इस तरह का जो रिपल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था 1915 में, समझे। और उन्होंने कहा था कि बहुत ही मुश्किल है, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट यस ठीक 100 साल बाद, इन्होंने 1915 को दिया था, ठीक 100 साल बाद 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स ने डिटेक्ट कर लिया। तो इसलिए दुनिया में एक हलचल मचा कि देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बोल गए थे वो सही चीज़ था। तो देख रहे हो ना अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ज़माने से कितने आगे की चीज़ थे। अब बताओ जो 100 साल बाद एक्सपेरिमेंट में पता चला वो पहले ही बैठ के बाबा लिख दिए, तो फिर कितना आदमी लोग कितना ब्रेनी होता है, सोचो। LIGO क्या होगा, देखो LIGO में क्या होगा, तुम्हारा 4 किलोमीटर लॉन्ग वैक्यूम चैम्बर होगा। देखो चैम्बर वो भी L शेप्ड का होगा, ऐसे देखो ऐसे होगा L शेप्ड, समझे, L शेप्ड 4 किलोमीटर इस तरह, और बीच में वैक्यूम होगा, एयर नहीं होगा वहाँ पे। और ये क्या करेगा, देखो कि जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव से आएगा तो इसका जो फेज होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे टकराएगा तो फिर वापस जाएगा, तो उसी समय पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स है। ये मैं बताऊंगा उसका। तो LIGO में देखो 2 परपेंडिकुलर प्लेस 4 किलोमीटर लॉन्ग वैक्यूम चैम्बर्स होगा, जो डिजाइनिंग किया गया है, समझे, टू मेजर द चेंजेस इन डिस्टेंस दैट आर सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द प्रोटॉन। यानी कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स होगा उसका जो साइज होगा वो प्रोटॉन से भी छोटा। एक तो प्रोटॉन अपने आप में छोटा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इससे कई गुना ज़्यादा छोटा होगा ग्रेविटेशनल वेव्स। और ये LIGO प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया ताकि इसको डिटेक्ट कर सके। बात समझो, बहुत ही सेंसिटिव होगा, इतना सेंसिटिव होगा कि उसके 10-15 किलोमीटर आसपास ना बहुत शांत होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी थर्मल पावर प्लांट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम नहीं होना चाहिए, इतना शांत एरिया चाहिए। क्योंकि दूसरी जगह पे कुछ होगा, डिस्टर्बेंस होगा, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स ठीक से डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। एकदम काम चाहिए। तो 10-15 किलोमीटर के आसपास पूरा खाली होना चाहिए, समझे। तो यहाँ देखो, तो अभी हमें समझना है कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है। ऑब्जेक्ट 1 का मास m1 है, ऑब्जेक्ट 2 का मास m2 है। तो न्यूटन ने कहा था, सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि 2 ऑब्जेक्ट हो और दोनों ऑब्जेक्ट का मास है, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। जैसे हम और तुम लोग बैठे हो, तो हम भी तुमको फोर्स लगा रहे हैं, तुम भी हमको फोर्स लगा रहे हो, तभी हम लोग बैठे हुए हैं। बात समझे। और यही फोर्स की वजह से ना सन के आसपास प्लैनेट घूमता है। सोलर सिस्टम जानते हो ना, सन के आसपास घूमता है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, जिसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं, इसी के वजह से तुम्हारा एप्पल फॉल होता है अर्थ पे। ये एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूटन का लॉ का। समझ में आ गया ना। देखो इंग्लिश मैथमेटिशियन सर आइजैक न्यूटन ने कहा था, पोस्टुलेट किया था कि फोर्स दैट मेक्स एनी ऑब्जेक्ट फॉल टू ग्राउंड वाज आल्सो द वन दैट मेक्स हेवनली बॉडीज गो अराउंड इन देयर ऑर्बिट्स। कहने का मतलब जिस फोर्स के वजह से एक कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, यानी कि कोई भी एप्पल नीचे गिरता है, सेम वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है
जिसके वजह से सन के आसपास प्लानिट घूमता है, यानी कि और कुछ नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कहा गया है। बच्चे लोग पढ़े हो तुम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स? बिल्कुल उन्हीं के बारे में। यानी कि जितने भी सेलेसियस बॉडी होंगे स्पेस में, सब क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं। यानी कि एक सन लगा रहा है अर्थ पे, तो अर्थ भी लगा रहा है सन पे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा। तो सन का मास ज़्यादा है तो उसका स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। इन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स विच ही फाउंड वाज डायरेक्ट, और ये फोर्स कैसा होगा, यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, तो जितना मास होगा उस हिसाब से होगा। जैसे F इजिकल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यानी कि d स्क्वायर। यानी कि मास जितना होगा, बच्चे लोग बढ़िया समझो, मास जितना होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। तो ही फाउंड दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस ऑफ द टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ गए ना? तो देखो वहाँ पे लिखा गया है ना कि g m1 m2 बाई डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। तो d स्क्वायर क्या है, यानी कि डिस्टेंस जितना बढ़ते चला जाएगा उतना ही तुम्हारा फोर्स कम होते चला जाएगा, और डिस्टेंस जितना कम है तो उतना फोर्स ज़्यादा है। जैसे अभी कोई बहुत पीछे बैठेगा तो उसका और मेरे बीच में जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, जो मेरे पास में बैठा हुआ उसके साथ मेरा ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ, समझ गए ना? और हाँ, फॉर मोर देन 2 सेंचुरी दिस रिमेन द बेस्ट। लगभग 200 साल तक यही बात रहा, और इस चीज़ को कोई फेल किया है तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सारा करेक्ट किया है सर आइजैक न्यूटन को। ये समझ में आ गया ना? सर आइजैक न्यूटन का बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे देखो, अब इसमें सबसे बड़ा लूफॉल्स क्या है, न्यूटन ने इतना बढ़िया दे दिया, सबसे बड़ा लूफॉल्स क्या है, यानी कि ड्रॉबैक्स क्या है इस थ्योरी का। इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया आखिर क्या रीज़न है अट्रैक्टिव फोर्स लगने का, यानी कि दो बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्यों लगता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये ठीक से न्यूटन नहीं बता पाया। नंबर 1, द थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। समझ गए ना? दो बॉडी के बीच में क्यों लगता है, क्या रीजन है, ये नहीं बता पाया। नंबर 1, वाई शुड एवरी पीस ऑफ मैटर फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एवरीथिंग एल्स। क्यों हर एक मैटर ही एक दूसरे से रिलेट करते, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते, क्यों करते, वही फर्स्ट वन ही है। द न्यूटन हिमसेल्फ एक्नॉलेज इट व्हाइल डिस्क्राइबिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स इन हिज लैंडमार्क पब्लिकेशन द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसॉफी इन 1687। तो 1687 में ये सब चीज़ वो बताया, मगर वो फेल कर गए, ये नहीं बता पाए ठीक से कि क्या होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो 1687 में ये अपना थ्योरी लेके आए थे ग्रेविटेशनल वेव्स का। तो उसके बाद लगभग 200 साल तक यही बात को माना गया, तब तक जब तक अल्बर्ट आइंस्टाइन जन्मे नहीं। जैसे वो जन्मे तो वो इससे बड़ा थ्योरी दी है। तो इसलिए स्टूडेंट, न्यूटन से कई ऊपर का चीज़ है अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो ठीक है, प्रोपाउंडर है, स्टार्टर है, मगर अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ा साइंटिस्ट है। माइंड से देखो, जैसे गैलीलियो से बड़ा हुआ तुम्हारा न्यूटन, न्यूटन से कई गुना ज़्यादा बड़ा हुआ अल्बर्ट आइंस्टाइन। मगर अल्बर्ट आइंस्टाइन से बड़ा अभी तक कोई नहीं हुआ है, भले वो मर गया, वो ब्रिटिश का वो जो था ना, वो हॉकिंस। मैं नहीं समझता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से बड़ा साइंटिस्ट था वो। अभी तक वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट हुआ है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ही है, जिसका इतना कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में, और इतना कंट्रीब्यूशन है वो तो अभी तक पता भी नहीं चला है। देखो, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ज़्यादा फेमस है, बहुत क्रेज है। हाँ, हर कोई जानता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन बनेगा कहते हैं, तो कहावत में भी आने लगा, बहुत बड़ा नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखो, अब देखो फर्स्ट समझिए ना कि क्या क्या चीज़ की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, वो नहीं बता पाया कौन, न्यूटन, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स थ्योरी में। दूसरा क्या कि टाइम, अब देखो सबसे बड़ा लूफॉल्स ये भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में उन्होंने टाइम के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, जबकि आइंस्टाइन ने बोला कि नो, गलत है, टाइम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसमें टाइम के वजह से ऐसा हो रहा है। तो एक तो फेल कर गया कि क्या रीज़न है ग्रेविटेशनल वेव्स लगने का, वो फेल कर गया न्यूटन। दूसरा रीज़न है कि उसने टाइम को प्रॉपर लिया ही नहीं है अपने फार्मूला में। द सेकेंड प्रॉब्लम बिकेम अपरेंट मच लेटर, बहुत बाद में हुआ, वो भी 20वीं सेंचुरी में हुआ, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में पब्लिश किए थे, तब की बात है। तब उन्होंने कहा था कि नो, कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई तेज दौड़ ही नहीं सकता है। तो स्पीड ऑफ लाइट से कोई तेज नहीं दौड़ सकता है, तो टाइम वाला चीज़ आ गया वहाँ पे।
तो इसलिए जो न्यूटन ने टाइम को कंसीडर नहीं किया था, वो 1905 में जाके आइंस्टाइन ने उसको एक आईना दिखाया कि नो, गलत है। एग्जाम्पल, बट द ग्रेविटेशनल फोर्स सीम टू बी प्रोपेगेटेड इंस्टेंटेनियसली। जिस हिसाब से न्यूटन ने बात को रखा था, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटेनियसली हो रहा है, रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम हो रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ओवर लार्ज डिस्टेंस विदाउट एनी डिले, यानी कोई डिले ही नहीं हो रहा है, कोई टाइम ही नहीं लग रहा है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो टाइम डज नॉट इवन फिगर इन न्यूटन्स ग्रेविटेशनल इक्वेशन। इसलिए अभी न्यूटन का देख रहे थे तो उसमें टाइम नहीं था, F = gm1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, टाइम कहीं पे था नहीं था। तो ये भी मैटर है कि टाइम क्यों नहीं था। टाइम मैटर करता है ग्रेविटी को। स्पेस बोलते हैं तो टाइम साथ में लगाते हैं। जब न्यूटन ने कहा कि स्टार्स सब या फिर तुम्हारा हेवनली बॉडी सब, प्लैनेट सब इस सन के आसपास घूम रहा है, तो देयर इज टाइम ना, टाइम है तभी तो घूम रहा है। तो टाइम का कंसीडर तो किया ही नहीं। अभी बताएंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, बहुत कठिन टॉपिक है बच्चे लोग, तो ध्यान से दो। ये तुम्हारा ये फिजिक्स है, प्योर फिजिक्स एडिटोरियल्स है। तो उन्होंने टाइम के बारे में बोला ही नहीं है, क्योंकि स्पेस इज रिलेटेड टू टाइम। जो फैब्रिक बनता है, इधर डालोगे तो नीचे चला जाएगा, तो फैलते चला जाएगा। स्पेस, वाई स्पेस इज एक्सपांडिंग, स्पेस इज एक्सपांडिंग बिकॉज ऑफ द टाइम। टाइम डायल्यूशन होता है ना। तो अभी समझोगे, कंप्लीट होगा तब समझ में आएगा। तो ये समझ गए ना, 1905 में जो वो अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किए थे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि इन्होंने टाइम कंसिडर नहीं किया है, इसलिए इसमें गड़बड़ी है। तो हम कह सकते हैं एज सच न्यूटन का दो जगह पे लूपहोल्स हुआ। एक क्या है कि वो बता नहीं पाए फोर्स किसके वजह से लग रहा है, दूसरा उन्होंने टाइम को कंसिडर नहीं किया। तो अब ये दोनों ही पूरा कौन करेगा, न्यूटन करेगा अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। पहला जो उन्होंने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में लाया था, और जो इससे भी बड़ा जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लाएंगे वो 1915 में लाएंगे, और उसका सपना 2015 में पूरा होगा लीगो प्रोजेक्ट से। समझ में आ रहा है कुछ भी? मैं तो बहुत स्लो बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है अभी, इसलिए देखो यहाँ, अब यहाँ पे समझो, यहाँ से सब खतरनाक तैयार हो जाए, खतरनाक चीज़ है यहाँ से। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टाइन क्लेरिफाइड द इशू ऑफ टाइम। देखो इन्होंने क्या किया, जनरल थ्योरी ऑफ, पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1905 में दिया था, अब ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो ये इतना कठिन था कि कोई नहीं समझ पाया था साइंटिस्ट, ये वाला जो लाए थे 1915 में जब लाए थे ना ये आइंस्टाइन ये थ्योरी को, तो 7-8 साइंटिस्ट ही वर्ल्ड का समझ पाया था इस थ्योरी को, बाकी किसी को समझ में नहीं आया। तो बहुत टफ थ्योरी था ये, समझे। और ये थ्योरी की वजह से पूरा विकास हुआ है अर्थ का, बहुत कुछ सीखने को मिला है लोगों को। देखो 1915 में आइंस्टाइन बोले कि यस, ग्रेविटेशन को भी बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग किया जा सकता है मेरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। और न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल वेव्स का जो थ्योरी है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। इन्होंने कहा था कि स्पेस टाइम वाज नॉट जस्ट ए पैसिव बैकड्रॉप टू द इवेंट्स हैपनिंग इन द यूनिवर्स। ये बोला कि ऐसा नहीं कि खाली इवेंट हो रहा है, स्पेस टाइम का मतलब ये नहीं केवल इवेंट होते चला जा रहा है, नो, इवेंट से बढ़ के कुछ दूसरा चीज़ हो रहा है ऊपर में स्पेस में। वो क्या हो रहा था देखो, इट वॉज नॉट मेरे ट्रांसपेरेंट इनर और स्टैटिक स्टेज, यानी कि ऐसे नहीं है, खाली नहीं बैठा हुआ स्पेस। इनफैक्ट स्पेस टाइम इंटरैक्ट विथ मैटर, यानी कि स्पेस जितने भी है वो मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है। जो भी मैटर प्रेजेंट है वहाँ पे, सेलेसियस बॉडी प्रेजेंट है, स्टार प्रेजेंट है ना, नेबुला प्रेजेंट है, ब्लैक होल प्रेजेंट है, बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट है, वो सब का इंटरेक्शन हो रहा है स्पेस टाइम में, और उस हिसाब से तय होता है, समझे। एंड इन टर्न इन्फ्लुएंस, और हाँ वो भी इसको इम्पैक्ट करता है, ये भी इसको इम्पैक्ट करता है, स्पेस टाइम भी इसको इम्पैक्ट करता है, और ये भी इसका प्रेजेंस भी इसको इम्पैक्ट करता है, समझे। तो इट वॉज लाइक ए सॉफ्ट फैब्रिक। आप देखो इसको समझो, पिक्चर समझो बढ़िया से, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये सॉफ्ट फैब्रिक की तरह एक चादर है, बच्चे लोग इधर ध्यान दो बाबू, चादर है, ऐसे एक चादर है, सॉफ्ट फैब्रिक है। चादर में क्या किए कि ऊपर में बॉल डाल दिया, बॉल डालोगे चादर ऐसे हो जाएगा ना, कर्व हो जाएगा ना चादर, और जितना हैवी डालोगे उतना स्टीव कर्व हो जाएगा। स्पेस भी वही है, और जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होंगे ना वो इसके आसपास आ जाएंगे, हाँ पास आ जाएंगे, और इसलिए वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो सीधा नहीं घूम पाएगा, वो रोटेट करने लगेगा। इट इज़ द रीजन, क्योंकि वो बड़ा ऑब्जेक्ट वो तुम्हारा कर्वेचर क्रिएट कर दिया ऐसे करके, वही ग्रेविटी है, दैट इज़ अ ग्रेविटी।
जैसे फैब्रिक है, फैब्रिक में एक बहुत बड़ा मासेस आया तो कर्व बन गया, वो कर्व इज नथिंग बट इट इज ग्रेविटी। अब कोई भी इधर ध्यान दो, कोई भी तुम्हारा स्मॉल ऑब्जेक्ट जा रहा है सीधा लाइन में, तो वो सीधा लाइन में नहीं रहेगा, क्योंकि वो कर्व बन गया तो वो अट्रैक्ट कर लेगा और गोला बनने लगेगा। ये एक्चुअली ट्रू पिक्चर है, ये पिक्चर तो किसी ने नहीं बताया था। अब इसको समझ ही नहीं पाया था, अभी भी लोग स्टूडेंट लोग नहीं समझ पाता है इस चीज़ को। बहुत ही टफ फिजिक्स है ये। बात समझ में आया कैसे तुम्हारा, और जितना हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही तुम्हारा स्टिप बनेगा, उतना ही ऐसे बनेगा, गोला बनेगा, समझो, उतना ही स्टिप बनते चला जाएगा। समझो यहाँ पे दिमाग कमजोर है तुम लोग का, इधर देखो। इट वॉज लाइक ए सॉफ्ट फैब्रिक दैट रिस्पॉन्ड्स टू अ हैवी ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इट एंड क्यूरिस अराउंड इट। ऐसे घूम जाएगा ना, कर्व हो जाएगा। द कर्वेचर इन स्पेस टाइम सो प्रोड्यूस वॉज द रीजन अदर स्मॉल बॉडीज इन द विसिनिटी फील द ग्रेविटेशनल पुल। यही रीजन है कि जो कर्व बना है तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल पुल फील करता है, और वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, वो घूमने लगता है। कहने का मतलब ये होगा, इनफैक्ट देयर इज नो फोर्स एट ऑल। इनफैक्ट कोई फोर्स है ही नहीं। ग्रेविटेशन एक्चुअली स्पेस कर्वेचर है। बात समझे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके वजह से खींच रहा है वो और कुछ नहीं, कर्वेचर की वजह से है। तो कोई ग्रेविटी ऐसा सच नहीं होता है, वो ऐसा जो बना है वही तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं एक्चुअल में, समझे। तो ग्रेविटेशन इज जस्ट द कर्वेचर इन द स्पेस टाइम, वही कर्वेचर की वजह से ग्रेविटेशन फॉर्म हुआ है। सिंस द स्पेस टाइम इटसेल्फ इज कर्व्ड अराउंड, देखो चूंकि बोला कि जो स्पेस टाइम जो फैब्रिक है वो अपने आप में कर्व्ड है हैवियर मासेस के ऊपर, तो जितने भी नियर बाय ऑब्जेक्ट होंगे जो आसपास के होंगे वो तुम्हारा, ऐसे तो नॉर्मली उनको स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, बट वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, सेंट्रल मास के आसपास घूमना शुरू कर देंगे, जो वही बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझे। तो यहीं पे हमको समझ में आता है कि जो सन होगा उसके प्रेजेंस की वजह से वो ऐसा चला गया होगा, और उसके आसपास प्लानेट क्या है, ऐसे से घूम रहा है, सीधा घूम रहा है। तो कल्पना करना पड़ेगा तुमको, उतना दिमाग होना चाहिए कल्पना करने के लिए। तो कोई ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ है ही नहीं, वो जो कर्वेचर जो फॉर्म हुआ है स्पेस टाइम में वही तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स का काम कर रहा है एक्चुअली, और जिसे अट्रैक्ट करे, क्योंकि सन का जो मास होगा एज कम्पेयर टू अर्थ का तो बहुत कमजोर होगा। द हैवियर द मास, देखो जितना मास हैवियर रहेगा सेंटर में उतना ही स्टीपर बनेगा, उतना ही स्टीपर बनेगा, नीचे उतना ही बड़ा बनेगा कर्वेचर, समझे। एंड बिगर इज द कर्वेचर, एंड जितना बड़ा होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ही ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रॉन्ग लगेगा, उतना ही घुमाएगा। तो अनडाउटली जो सन का जो मास होगा और जो प्लैनेट का मास होगा बहुत अंतर है ना। सन तो बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो घुमा देगा, नचा देगा उसको पकड़ के। तो बात समझ में आया ना, ग्रेविटेशन क्या है, कुछ नहीं है, कर्वेचर है स्पेस टाइम का। और कर्वेचर क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मैटर प्रेजेंट है, बहुत बड़ा हैवी मैटर प्रेजेंट है। जब बहुत बड़ा हैवी मैटर प्रेजेंट, उसके इन्फ्लुएंस होगा स्पेस टाइम का, स्पेस टाइम का भी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होगा। तो यही तुम्हारा क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। समझ में आया सलजाम, कुछ समझ में आया? अभी पूछना नहीं है गलती से भी। द मॉडल ऑफ ग्रेविटी डज नॉट इन्वॉल्व इंस्टेंटेनियस प्रोपगेशन ऑफ फोर्स एंड द एक्सपीरियंस ऑफ पुल टुवर्ड्स द सेंट्रल मास हैपेंस एट द स्पीड ऑफ लाइट। अभी देखो मॉडल ऑफ ग्रेविटी ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोपगेशन, इंस्टेंटेनियस चीज नहीं है, बात समझे। जैसे उन्होंने कहा था ना, न्यूटन ने कहा था कि ये इंस्टेंटेनियस हर समय होने वाला, ये हर समय होने वाला चीज़ नहीं है, इंस्टेंटेनियस नहीं है। पुल जो होता है वो तुम्हारा क्या, जो पुल होगा इट इज जस्ट लाइक स्पीड ऑफ लाइट की तरह पुल होगा, स्पीड ऑफ लाइट की तरह ग्रेविटी पुल होगा, यानी ग्रेविटी वर्क करेगा, कहने का मतलब ये है। तो व्हाट आर दिस ग्रेविटेशनल वेव्स, तो आप समझ गए ना स्पेस टाइम में क्या हो रहा है दुनिया भर का चीज़। तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, देखो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑल्सो प्रिडिक्टेड दैट मूविंग ऑब्जेक्ट वुड जनरेट ग्रेविटेशनल वेव्स इन स्पेस टाइम जस्ट लाइक ए मूविंग बोट प्रोड्यूसेस रिपल्स इन वाटर। सही बात है ना। तो ये बोले कि जो मूव कर रहा है सेलेसियस बॉडी, वो मूव करने की वजह से रिपल्स फॉर्म कर रहा है, वेव्स फॉर्म कर रहा है, जैसे कि बोट जब जाता है पानी में तो रिपल्स फॉर्म करता है ना, उस तरह। तो बिकॉज चूंकि ये रिपल्स तुम्हारा सब स्पेस टाइम का है, तो ग्रेविटेशनल वेव्स हैव द इफेक्ट ऑफ कॉजिंग ए टेम्पररी डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी एंड व्हेन इट कम्स इन कंटैक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल वेव्स तुम्हारा वहाँ पाए जाने वाला चीज़ है। देखो एग्जांपल समझो, यहाँ पे ध्यान से समझना हुआ, तो बहुत टेढ़ा मेरा है ये चीज़। एक बॉल को लो, एक बॉल लो, ठीक है, एक कोई बॉल लो, बॉल को नहीं ऐसे खींचो, तो एक तरफ से खींचोगे तो ये लंबा होगा, तो ये पतला होगा, है ना, बॉल है।
बॉल का शेप है, तो बॉल को ऐसे खींचोगे तो ये लंबा होगा तो छोटा होगा ना, तो एक तरफ एलोंगेटेड होगा, एक तरफ छोटा होगा, यही नियम है। जैसे मान लो कि घड़ी है, घड़ी को एक तरफ हम खींचेंगे तो ये लंबा होगा तो ये वाला विड्थ कम होगा, यही होता है। एंड इन दैट प्रोसेस मैनी ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिलीज्ड। हाँ बिल्कुल, मान लो कि च्युइंगम इतना बड़ा है, उसको खींचो तो विड्थ कम हो जाएगा, लेंथ बड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बात समझे? बिकॉज दिस रिपल्स आर इन स्पेस टाइम इटसेल्फ, ग्रेविटेशनल वेव्स हैव द इफेक्ट ऑफ कॉजिंग ए टेम्पररी डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट। जब कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, तुम्हारा डिफॉर्मेशन आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एक जगह छोटा होगा तो एक जगह बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? सिंस द स्पेस टाइम इटसेल्फ एलोंगेट्स और कॉन्ट्रैक्ट, देखा एक तरफ बड़ा हो रहा है एक तरफ छोटा हो रहा है, जब ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स एवरीथिंग लाइंग इन दैट स्पेस टाइम ऑल्सो गोज थ्रू द सेम एक्सपीरियंस। इसलिए जितना भी स्पेस में जो भी मैटर प्रेजेंट है, सभी चीज़ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन से जाते हैं, और जब ये दौरान जाते हैं तो दे ऑल रिलीज ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ग्रेविटेशनल वेव्स हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट कि किसका कौन है, किसका है, ये स्टार का ग्रेविटेशनल वेव्स है, किसका है, और इससे हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकता है। बात समझे? तो देखो व्हेन ए ग्रेविटेशनल वेव पासेस द अर्थ, फॉर एग्जांपल द अर्थ गेट स्क्यूज्ड इन वन डायरेक्शन। देखो यदि एग्जांपल देखो, यदि ग्रेविटेशनल वेव अर्थ पे पास होता है, लेट्स से, तो अर्थ स्क्यूज हो जाएगा, इसका मतलब अर्थ ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे अर्थ स्क्यूज हो जाए, एक जगह स्क्यूज होगा तो एक जगह एलोंगेटेड होगा, एंड बल्जेस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन बल्जेस हो जाएगा, निकल जाएगा। इधर देखो बच्चे लोग, अर्थ इधर से ग्रेविटेशनल वेव से आया तो स्क्यूज हुआ, तो परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एलोंगेटेड हो जाएगा। समझ गए ना? जैसे इसको देखो ऐसे कर दिया, यहाँ पे देखो इसको हम मोड़ दिए तो इसका लेंथ कम हो गया, बट इसका वाला ऊपर आ जाएगा तो परपेंडिकुलरली बड़ा हो जाएगा। वही कहने का मतलब है, द अर्थ गेट्स स्क्यूज इन वन डायरेक्शन बट बल्जेस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो बड़ा हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज सिमिलर टू ए बॉल। देखो ये सेम है कि बॉल में भी यदि हम ग्रेविटेशनल वेव्स लगा दें तो एक तरफ छोटा हो जाएगा और एक तरफ बड़ा हो जाएगा। सेम चीज़ वहाँ पे भी यही हो रहा है। एंड इसके वजह से तो यस, ये समझने के लिए ग्रेविटेशनल वेव्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स आर प्लेइंग अ वेरी वेरी बिग रोल। तो वाई इज इट डिफिकल्ट टू मेजर द ग्रेविटेशनल वेव? तो इतना मुश्किल क्यों है? तो न्यूटन ने पहले ही कह दिया कि शायद अर्थ मेजर भी नहीं कर सके। उनका मानना था कि शायद अर्थ मेजर भी नहीं कर सकते ग्रेविटेशनल वेव्स को, क्योंकि इतना कम एहसास होता है, उसको डिटेक्ट करना इतना मुश्किल है, इसका साइज बहुत छोटा है। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि उसके लिए हाईली सेंसिटिव डिवाइस चाहिए जो कि वर्ल्ड नहीं बना सकता, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। बट थैंक्स टू द साइंटिफिक कम्युनिटी जो 100 साल बाद बना के दिखा दिया। बात समझे? बिकॉज ग्रेविटी इज द वीकेस्ट, देखो ग्रेविटी जो है ना बहुत ही वीकेस्ट नेचुरल फोर्सेस होता है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिंग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सट्रीमली टाइनी, इसलिए बहुत छोटा होता है ग्रेविटेशनल वेव्स, और इसलिए अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ। वो थैंक्स कहेंगे कि ठीक 100 साल बाद वेरीफाई हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस तुम्हारा लीगो में लगा हुआ है, इस रीजन से हो पाया। तो बात समझ में आया तुम लोग को? ऐसा समझ में आया ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? न्यूटन कहाँ फेल कर गए, कहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, लीगो प्रोजेक्ट क्या है, क्या उसमें करना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स को क्यों जानना चाहते हैं, ये सभी चीज़ तुम्हारा पहला ट्यूटोरियल्स में है। तो पहला ट्यूटोरियल से रिलेटेड तुम्हारा सेकेंड ट्यूटोरियल्स भी रहेगा। तो अब समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ने के लिए तुम लोग को बोला जाएगा, उसमें तुम लोग पढ़ना, कोई गलती होगा तो आई विल करेक्ट इट। यहाँ पे देखो जीएस पेपर 2 सेमी सिलेबस है यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया था 10 अप्रैल को। तो बढ़िया समझो, वही चीज़ है, दोनों लगभग सेम है। व्हाट आर द ग्रेविटेशनल वेव्स? देखो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है, समझ गए ना तुम लोग क्या होता है? तो मैं देखो ये लिखा गया है कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये रिबल्स है तुम्हारा स्पेस टाइम फैब्रिक में जो प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट? देखो प्रोड्यूस कैसे होता है, जब तुम्हारा ब्लैक होल जानते हो ना, जहाँ से लाइट भी पास नहीं हो सकता है, जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे हमारे आँख से जो चीज़ दिखता है तो वो तो 1-2% स्पेस का चीज़ है। स्पेस का जो अधिकतर चीज़ है 90% प्लस, वो तो हमें दिखेगा ही नहीं। वो सब तुम्हारा क्या है, ब्लैक होल सब है। कहा जाता है कि ब्लैक होल ऐसा चीज़ है वो सबको खा जाएगा, पता है, सन को भी खा जाएगा वो ब्लैक होल्स, और वहाँ से तो लाइट ही पास नहीं होता है। तो लाइट पास नहीं होता तो वो कहाँ दिखेगा कितना बड़ा साइज है क्या नहीं है, क्योंकि कोई भी साइज पता करने के लिए लाइट का पास होना बहुत ज़रूरी होता है।
आज हम देख रहे हैं कि शिवानी बैठी है, शैलजा बैठी है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। अंधेरा कर दो, फिर भूत वाला फीलिंग आएगा उस दिन की तरह, है कि नहीं है? लाइट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, व्हेन ब्लैक होल्स कोलाइड, जब ब्लैक होल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे में, स्टार एक्सप्लोड करते हैं, फूट जाते हैं, उनका आयु खत्म हो जाता है, तब ग्रेविटेशनल वेव्स निकलता है। तो मैं बार तो बोल रहा हूँ ग्रेविटेशनल वेव कैसे, अब फिर ये ग्रेविटेशनल वेव जाकर इंटरेक्ट करता है। तो जैसे मान लो कि ब्लैक होल्स दो टकराया, तो जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकला वहाँ से और वो अर्थ में गया, तो अर्थ में गया, अर्थ में डिटेक्ट हुआ, तो कितना कुछ जान लेंगे हम लोग, स्पेस के बारे में जानकारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही चीज़ है। सो वी कैन से डेट ग्रेविटेशनल वेव्स आर प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट। कितना बड़ा बात है कि ग्रेविटेशनल वेव्स तभी प्रोड्यूस होगा जब ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होगा, यानी कि मोमेंटम में होगा, ऐसे नहीं, ऐसे बैठा रहेगा तो नहीं होगा, एक्सप्लोड होगा तब, या दोनों बड़ा बड़ा सेलेसियस बॉडी एक दूसरे के पास आएंगे ब्लैक होल्स, तभी हो सकता है। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स वेर फर्स्ट, देखो पहली बार डिटेक्ट किया था किन्होंने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उनका जैसे भी जस्ट किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में। नोबेल प्राइज भी मिला है देखो फिजिक्स में इसकी वजह से 2017 में, ठीक है, क्योंकि लीगो डिटेक्टर की वजह से लीगो ने कर दिया ना। अब पहली बार लीगो ने 100 साल बाद प्रूव कर दिया कि जो आइंस्टाइन बोले थे कि ग्रेविटेशनल वेव सच में ही होता है, वो सच में ही दिखा, सच में ही डिटेक्ट हुआ। तो उस चीज़ को लेके 2017 में नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में। आगे देखो बच्चे लोग, ये देखो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये लीगो प्रोजेक्ट कैसा होगा, देखो फिगर देखो, देख रहे हो ना, एल शेप्ड है, समझे? इस तरह एल शेप्ड आता है ना, दिमाग में बैठा है ना, एल कैसा दिखता है, इस तरह। क्या है प्रोजेक्ट? हमारा भारत का प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो गो अहेड कर दिए लीगो इंडिया, ठीक है। वो तुम्हारा क्या है कि जितने भी वर्ल्ड लेवल पे तुम्हारा जो नेटवर्क है उस सबको जोड़ना। अब देखो सुनो, यहाँ पे टोटल कितना 4 हो जाएगा वर्ल्ड में, अब 5 हो जाएगा। इनफैक्ट यूनाइटेड के पास 2 है, कनाडा के पास 1 है, जापान के पास 1 है, इंडिया के पास 1 है, टोटल 5 हो गया क्योंकि 2 है। देखो इसमें ये है कि जो अमेरिका जो ग्रेविटेशनल वेव्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या इंडिया भी कर रहा है? इससे एक तरह से क्रॉस चेक हो जाएगा, तो इसलिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क माना जाएगा वर्ल्ड में। और अलग अलग कंट्री में तो और ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा, समझे? तो वही बात है कि ये जो प्रपोज लीगो इंडिया डिटेक्टर है, ये जो सेंसिटिविटी है इंटरनेशनल ग्रेविटेशनल वेव नेटवर्क का, ये और बढ़ेगा और अच्छे से तैयार होगा। इट विल फंड कौन करेगा, पैसा कौन देगा लीगो प्रोजेक्ट को? तो लीगो प्रोजेक्ट को जो पैसा देगा हमारा भारत का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 2 डिपार्टमेंट इसको पैसा देगा इस प्रोजेक्ट को। समझ में आ रहा है ना? देखो, astronomers can identify the exact location of cosmic explosion much quicker and study its region for the first moments in very frequency band of the electromagnetic spectrum। अब देखो कितना बड़ा बात कह दिया इसमें। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स जो बाहर जाते हैं चेक करने के लिए ना, जाते हैं ना, उड़ के मून में जाते हैं, इधर उड़ के जाते हैं, ये डिटेक्ट कर पाएंगे जो भी बाहर से आ रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना, उसमें चेक कर पाएंगे और पता कर पाएंगे कहाँ से कितना आ रहा है, और स्पेस के बारे में बहुत अच्छा जानकारी पा पाएंगे। जब अच्छा जानकारी निकाल पाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि जब हम फर्दर एक्सप्लोजन होगा हमारा, फर्दर हम जब स्पेस में जाएंगे तो और बेटर केयर के साथ जा सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा ग्रेविटेशनल वेव्स ये होता है। और एस्ट्रोनॉट्स, हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव खबर होगा। क्यों? उतना ही जानोगे स्पेस के बारे में, जितना तुम स्पेस के बारे में जानोगे तो उतना ही तुम स्पेस के बारे में रिसर्च कर पाओगे। क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए? चलो प्रोजेक्ट तो बना दिए, मत क्या क्या चीज़ का सावधानी रहना चाहिए। द नियरेस्ट लाइन देखो, एंड वेहिकुलर ट्रैफिक शुड बी सेवरल किलोमीटर अवे फ्रॉम द सेंट्रल लेबोरेटरी स्टेशन, यानी जो एल शेप्ड वाला जो तुम्हारा है उससे कई दूर रहना चाहिए, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। रेलवे ट्रैफिक बहुत दूर, समझे? बस का ट्रैफिक बहुत दूर, पास नहीं होना चाहिए। क्यों? वो बहुत शांत माहौल चाहिए, नंबर 1। तो इसलिए एल शेप्ड का होगा, 4x4 किलोमीटर बता दिए, 4 किलोमीटर का चैम्बर रहेगा, वैक्यूम चैम्बर रहेगा। द साइट शुड बी सिस्मिकली क्वाइट, और देखो ये साइट क्या है, सिस्मिक, अर्थक्वेक सब नहीं आना चाहिए जगह, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा तो वो अर्थक्वेक का अपना ही वेव्स होता है, हाँ, वो एस वेव्स होता है, एल वेव्स होता है, वो डिफरेंट वेव्स होता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए वो जगह पर, अर्थक्वेक नहीं आना चाहिए वो जगह, वो एकदम स्टेबल होना चाहिए। टोटल लैंड देखो कितना लैंड चाहिए, 300 एकड़ मिनिमम, कम से कम चाहिए, विथ स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंथ, यानी कि नॉइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आदमी का बिल्कुल नहीं, यानी कि इंडस्ट्री अगल बगल नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब एयरपोर्ट अगल बगल नहीं होना चाहिए, कोई भी थर्मल पावर प्लांट नहीं होना चाहिए, ये सभी चीज़। द साइट शुड बी एबल टू सस्टेन हैवी इक्विपमेंट,
यानी कि हैवी इक्विपमेंट, माइनिंग, ब्लास्टिंग एक्टिविटी इन 30 किलोमीटर पेरीफेरी, यानी कि तुम्हारा 30 किलोमीटर दूर ही होना चाहिए, 30 किलोमीटर के इधर आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, माइनिंग एक्टिविटी सब कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे नॉइस प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। द साइट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी अवे फ्रॉम द और सी कोस्ट से भी तुम्हारा 100 से लेकर 200 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, क्योंकि सी कोस्ट में भी वेव्स आता है, तो एक्स्ट्रा वेव्स इसको सहना ही नहीं है, एक्स्ट्रा नॉइज इसको सहना ही नहीं है, ये बना ही है केवल ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए, इसलिए कोई आसपास डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए 30-30 किलोमीटर तक, 20-20 किलोमीटर तक। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो प्रोजेक्ट दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, प्रोजेक्ट कैसा दिखता है, आगे देखो। द फॉलोइंग इंसिडेंट में प्रोड्यूस ग्रेविटेशन, कैसे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होगा, अभी जस्ट हम बात किए हैं। स्टार देखो, जब इफ ए स्टार लाइक अ सुपरनोवा, सुपरनोवा मतलब बहुत बड़ा स्टार होता है स्टूडेंट, द ग्रेविटेशनल वेव्स कैरी एनर्जी अवे फ्रॉम द डिनोटेशन एट द स्पीड, यानी कि जब सुपरनोवा एक्सप्लोड होता है, बहुत बड़ा स्टार एक्सप्लोड होता है, तो वहाँ से ग्रेविटेशनल वेव्स ना स्पीड ऑफ लाइट की तरह निकलता है, बहुत तेज़ी से निकलता है, और हो सकता है अर्थ में डिटेक्ट हो जाए, हमें पता चल जाएगा कि देखो सुपरनोवा फूटा है, स्टार फूटा है, तो इससे हमें और ज्ञान हो जाएगा, हम पता कर पाएंगे क्या पहले भी आया था, तो बहुत डेवलपमेंट होगा इससे, नंबर 1। दूसरा ब्लैक होल्स, यदि दो ब्लैक होल्स कोलाइड करे तो रिपल्स फॉर्म होगा, वो रिपल्स कुछ नहीं, ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। तीसरा देखो न्यूट्रॉन स्टार, यदि दो न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे के आसपास घूमे, ठीक है, द एनर्जी इज कैरिड अवे फ्रॉम द सिस्टम बाय ग्रेविटेशनल वेव, यानी कि जब आसपास घूमते हैं, आसपास घूमते 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 फिर कोलाइड करके एक बन जाते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो दे रिलीज लॉट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो वाई द कोलिजन ऑफ ब्लैक होल्स टेक्स प्लेस, क्यों आखिर ब्लैक होल्स को टकराने की क्या जरूरत है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स फॉर्म होता है। तो देखो ये आंसर तुमको यहाँ मिल जाएगा, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में कहा है कि द पेयर ऑफ ब्लैक होल्स ऑर्बिटिंग अराउंड ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के आसपास घूमते हैं और एक दूसरे के आसपास घूम के अपना जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको खत्म करना चाहते हैं और स्टेबल पोजीशन माना चाहते हैं। जैसे मान लो कि तुमको गुस्सा आ गया, गुस्सा आने का मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो हर समय तुम कोशिश करोगे कि एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करके शांत हो जाए। सेम फॉर द प्लैनेट्स ऑल्सो, सेम फॉर द सेलेसियस बॉडी ऑल्सो, जब इसके पास ब्लैक होल के पास बहुत एनर्जी है तो दो ब्लैक होल क्या एक दूसरे के आसपास घूमेगा, इतना घूमेगा ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको रिमूव कर सके, समझे। द पेयर ऑफ ब्लैक होल्स ऑर्बिटिंग अराउंड ईच अदर विथ लॉस एनर्जी, समझे, थ्रू द जो एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि जानते हो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म। तो दूसरा फॉर्म में कौन सा ट्रांसफॉर्म होगा, ग्रेविटेशनल वेव्स में, समझे, ग्रेविटेशनल वेव्स में। एज दे लूज एनर्जी, तो वही तुम्हारा ग्रेविटेशनल, वही एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, दे विल बी ग्रेविटेशनली ड्रॉन क्लोजर टू, चूँकि एनर्जी लॉस कर रहा है इसलिए दोनों बहुत करीब आ रहे हैं, वो दोनों करीब आ रहे हैं, और एनर्जी लॉस हो रहा है तो नीचे जा रहा है, नीचे मतलब अर्थ सब में जा रहा है, दूसरी जगह पे जा रहा है। एज दे बिकम, जितना क्लोजर होंगे तो जितना क्लोजर होंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दोनों के बीच में और फास्टर होना शुरू हो जाएगा, एंड दे इमिट इवन मोर, और ज़्यादा ग्रेविटेशन, क्योंकि और ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है, तो और ज़्यादा एनर्जी लॉस होने का मतलब क्या है, और ग्रेविटेशनल वेव्स निकालना, और ज़्यादा निकलेगा। आफ्टर स्पेन फ्यू सेकंड के बाद फाइनल कोलिजन और डार्क वॉलेंट मर्जर हो जाएगा, एकदम दोनों आके ऐसे चिपक जाएंगे और लॉट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज्ड। बात समझ में आया। तो एनर्जी लूज करता है जब दो ब्लैक होल घूमता है आसपास। व्हेन वेर द ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टेड फर्स्ट, पहली बार कब डिटेक्ट हुआ, तो हम बता दिए हैं तुम लोग को। देखो फर्स्ट एवर जो डिटेक्शन हुआ था वो सितंबर 14, 2015 में हुआ था। हाँ, जैसे यूएस का 2 बेस्ड लिगो डिटेक्टर्स में हुआ था। दिस ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो जो अनुमान लगाया जा रहा था ये इसमें वही सेम 2 ब्लैक होल मर्ज किए थे, जैसे बताया ना 2 ब्लैक होल्स मर्ज करेगा तो कैसे एनर्जी रिलीज होगा, जो कि कितना दूर थे, देखो 29 और 36 टाइम्स द मास ऑफ द सन। बताओ सन के मास से इतना ज़्यादा गुना बड़ा था, ठीक है। एक तुम्हारा 29 टाइम्स बड़ा था, दूसरा 36 टाइम्स गुना बड़ा था मास। अब सन कुछ नहीं है, पता है, बाहर स्पेस में सन झिंगा है, हमारी सन बहुत बड़ा है, स्पेस में सन प्लानेट का औकात रखता है, उससे भी बड़ा बड़ा चीज़ सब प्रेजेंट है। तो जो आदमी जीरो होके भी जीरो नहीं है, कुछ तो है, अब वो डेसिमल में भी नहीं आएगा, शून्य में भी नहीं आएगा आदमी, कितना बड़ा बड़ा चीज़ है। कोई यदि सन को रियल में देख ले आँख से तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो सन कैसा दिखता होगा रियल में, इमेजिन कर पा रही हो, इमेजिन नहीं हो पाएगा। और उसको हनुमान जी खा गए आम समझ के, तो खा पाओगे तुम लोग। तो देखो
सोचो कितना गर्मी होता होगा। कोरोना ऊपर वाला लेयर इतना बड़ा है और तुम्हारा 1.3 बिलियन ईयर्स अगो है, इतना दूर है तो बिलियन ईयर्स में लिया, लाइट ईयर्स में लिया था, बहुत दूर है। ब्लैक होल मर्जर्स आर द सोर्स ऑफ, और देखो वही ब्लैक होल मर्जर हुआ तो ग्रेविटेशनल वेव्स तो निकलेगा ही निकलेगा, बट इसको डिटेक्ट करना एक्सट्रीम बहुत फीबल है, बहुत छोटा है, बहुत इतना छोटा है कि डिटेक्ट करना मुश्किल है। बट थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिव डिवाइस, जो सेंसिटिव डिवाइस जो लिगो है इतना सेंसिटिव डिवाइस है कि हो गया। देखो तो साइंटिस्ट चेक द रिजल्ट फॉर 4 मंथ, यानी कि रिजल्ट आउट करने से पहले 4 मंथ तक उन्होंने अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते हो ना। अब देखो उसके प्रयास की वजह से 2017 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो अचीवमेंट देखो अचीवमेंट क्या है, नोबेल प्राइज़ मिल गया। सिंस देन 9 मोर ग्रेविटेशन, देखो उसके बाद 9 और भी ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और जापान में। गलती से मैंने कनाडा बोल दिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और जापान, और 4th होगा इंडिया, समझ गए ना, कनाडा नहीं होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, यूरोप है वो, समझे। तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान एंड इंडिया, टोटल 5 होगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में 2 होगा, समझ गए ना इस तरह। तो इसका मतलब बाद में भी बहुत सारे जगह पे डिटेक्ट हुआ है, 9 और डिटेक्ट हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कैसे काम करता है, ये थोड़ा समझ लो अच्छे से। जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं 4 किलोमीटर का वैक्यूम चैम्बर होगा, एल शेप्ड का होगा दोनों, तो कैसे पता चले कोई ग्रेविटेशनल वेव्स आ रहा है। पूरा एकदम रिफ्लेक्शन वाला प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन जानते हो ना तुम लोग, आएगा बाउंसिंग बैक करके लाइट चला जाता है, जैसे लाइट आता है रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड हो जाता है, बट रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट बाउंस होता है, जैसे लाइट आया बाउंस होकर चला गया, थोड़ा सा भी नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन बड़ा प्रोसेस है। देखो ऑब्जर्वेटरी कंप्राइजेस 2-4 किलोमीटर चैम्बर, वैक्यूम चैम्बर, समझ में आ गया ना, वो परपेंडिकुलर है क्योंकि एल से अपने आप में परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनता है बीच में, इस तरह। हाईली रिफ्लेक्टिव मिरर है, देखो मिरर लगा रहता है, समझे, एट द एंड ऑफ द चैम्बर, जो अंतिम में चैम्बर का अंतिम में मिरर लगा रहता है ताकि बाहर से आए तो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है ना। नंबर 1 समझते जाना, क्या लगा है उसमें, रिफ्लेक्टिव मिरर लगा, जैसे टेलीस्कोप सब में भी बाबू लगा रहता है, रिफ्लेक्टिव लेंस मिरर सब लगा रहता है टेलीस्कोप सब में। लाइट रेज आर रिलीज साइमल्टेनियसली इन बोथ द वैक्यूम चैम्बर, दे हीट द मिरर्स, गेट रिफ्लेक्टेड एंड कैप्चर्ड बैक। इसमें क्या बोला जाए कि लाइट, वहाँ पे लाइट रेज को ना एक साथ ही दोनों चैम्बर में एक साथ ही रिलीज किया जाता है ताकि क्या करे, वो मिरर को हीट करे, मिरर को हीट करेगा तो फिर से रिकैप्चर करेगा, समझे, मिरर को हीट करेगा तो रिफ्लेक्ट होगा ना, फिर उसको कैप्चर किया जाएगा और फिर अध्ययन किया जाएगा उसका। इन नॉर्मल देखो यदि वहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, तो क्या होगा, द लाइट रेज इन बोथ द चैम्बर्स वुड रिटर्न साइमल्टेनियसली, यानी कि जो लाइट को हम भेजे हैं तो टकरा के सेम टाइम में आके वो डिटेक्ट हो जाएगा नॉर्मल टाइम में। मान लो कि यहाँ यदि लेट से वहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स है, लेट से वहाँ पे आया है, तो उस समय फेज डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि एक लाइट टकरा के आ गया जल्दी और एक लाइट टकरा के जल्दी नहीं आया, तो क्यों नहीं जल्दी आया, पक्का कुछ था वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस के रूप में काम कर रहा था, तो वही चीज़ है। बट व्हेन ग्रेविटेशनल वेव्स लेट से अराइव हो गया वहाँ पे, तो वन ऑफ द चैम्बर गेट्स, देखो यही नियम है कि जब इंटरेक्शन होगा तो एक चैम्बर एलोंगेटेड होगा तो एक चैम्बर तुम्हारा क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, बताए थे ना। तो वन ऑफ द चैम्बर गेट्स एलोंगेटेड while अदर गेट्स स्क्वीज्ड अ बिट, यानी एक एलोंगेटेड होगा क्योंकि नियम है जब इंटरेक्ट होगा तो एक तुम्हारा एलोंगेटेड होगा एक स्क्वीज्ड होगा, ये बता रहे थे ना। तो ये होगा, इस केस में लाइट रेज डू नॉट रिटर्न साइमल्टेनियसली क्योंकि फेज डिफरेंस हो गया। अभी ग्रेविटेशनल वेव नहीं था तो दोनों लाइट सेम रिटर्न हो रहा था, बट अब ग्रेविटेशनल वेव्स है तो एक जगह तुम्हारा स्क्यूज हो जाएगा, एक जगह तुम्हारा एलोंगेटेड हो जाएगा, और यही कारण है कि लाइट छोड़े भी दोनों एक साथ लौटा नहीं, तो वहीं हमको तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा क्या है वहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स। हाईली साइंटिफिक, समझे। इन दिस केस लाइट रेज डू नॉट रिटर्न साइमल्टेनियसली क्योंकि वहाँ दोनों में फेज डिफरेंस है। तो द प्रेजेंस ऑफ, और यही फेज डिफरेंस तुमको बताएगा कि अच्छा ग्रेविटेशनल वेव है, हाँ ये प्रिंसिपल के साथ चलता है। और देखो ये कुछ नहीं है, ये ठीक से तुम 11-12 पढ़ा होगा ठीक से, तो तुम जानते हो स्प्लिट वाला हुआ था ना, यंग्स स्प्लिट मॉडल, फेज डिफरेंस था ना उसमें, हाँ 12th में। या हाइगेंस का प्रिंसिपल जानते हो ना, जो वेव बनता है पीछे से बनता है, बिल्कुल फेज डिफरेंस। हाँ थोड़ा बहुत तो फिजिक्स पढ़ा होगा, याद होना चाहिए तुम लोग को। इट रिक्वायर्स हाई डिग्री, बट इतना आसान नहीं है, प्रिसिशन बहुत तगड़ा चाहिए। प्रिसिशन मतलब एक्यूरेसी हाई है, एक तो इतना फीबल है, इतना छोटा है, तो एक्यूरेसी हाथ होना चाहिए। अब इसीलिए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल देते शायद ही डिवाइस ऐसा बने,
और पहले भविष्यवाणी कर दिए थे। देखो एट अ 4 किलोमीटर स्केल द चेंजेस इन डिस्टेंस दैट लाइट हैज़ टू ट्रेवल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव आर, देखो कितना छोटा है, 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द वेव। प्रोटॉन का वेट जो है उससे 10,000 गुना छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LIGO इंस्ट्रूमेंट को कितना खतरनाक होना होगा, कितना सेंसिटिव होना होगा इसको डिटेक्ट करने के लिए, नहीं? तो LIGO वेबसाइट में देखो, दिस इज सिमिलर टू मेजरिंग द डिस्टेंस टू अ नेबरिंग स्टार 4.2 लाइट ईयर्स अवे विद एक्यूरेसी स्मॉलर देन द विड्थ ऑफ ह्यूमन ईयर। बताओ, इसका मतलब बहुत छोटा। आप क्या एग्जांपल दें? इसका मतलब कि बहुत छोटा चीज़ को हम डिटेक्ट कर रहे हैं जो कि असंभव है। ठीक है, ऐसा है कि तुम्हारा जो ह्यूमन हेयर से भी विड्थ से छोटा है और वो कितना दूर है, 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, उसको आप डिटेक्ट कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक डिटेक्टिंग द ग्रेविटेशनल वेव्स। यानी कि सिंपल टर्म में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना इतना सरल बात नहीं है। तो इंडिया देखो 5th हो जाएगा, बता चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स 2, जापान 3, यूरोप 4 और इंडिया 5th हो जाएगा। तो LIGO इंडिया जो है ये 5th नोड होगा, समझे, जो इंडिया में रहेगा या और लास्ट होगा, ये प्रोबेबली लास्ट होगा। द इंस्ट्रूमेंट आर, देखो इसमें क्या है, इतना सेंसिटिव होगा कि यदि अर्थक्वेक आता है, लैंडस्लाइड आता है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उसको, क्योंकि स्टेबल होना चाहिए, ब्लॉक स्टेबल होना चाहिए। और वहाँ पे इनफैक्ट ट्रक का मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि होता है तो फॉल्स रीडिंग आ जाएगा, गलत रीडिंग आ जाएगा। तो गलत रीडिंग आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे। तो चांस ऑफ 2 ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन डिफरेंट प्रोड्यूसिंग द सेम एग्जैक्ट फॉल्स रीडिंग आर नेग्लिजिबल। इसलिए स्टूडेंट को, अब देखो इसलिए कहा जाता है कि जो 5 जो ऑब्जर्वेटरी है वर्ल्ड में, तो मान लो कि 3 जगह डिटेक्ट हुआ, 2 जगह डिटेक्ट नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे उसका अपना प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हुआ, 3 जगह तो डिटेक्ट हुआ। बात समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कि इंडिया में डिटेक्ट हुआ और यूरोप में डिटेक्ट नहीं हुआ और फिर यूनाइटेड स्टेट्स में डिटेक्ट हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि सच में ग्रेविटेशनल वेव्स था, तभी वो डिटेक्ट हुआ। यही रीजन है कि अलग अलग कंटिनेंट में बनाया जा रहा है इसको, कि यहाँ एक जगह कहीं पे फॉल्स रीडिंग आ गया तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह पे यदि मैक्सिमम मिल गया तो हो गया रिजल्ट। जैसे 5 विद्यार्थी को टेस्ट करवाए, 4 विद्यार्थी पास कर गए, इसका मतलब क्या पेपर आसान था? सिंपल बात। एक नहीं पास कर पाया क्योंकि उसका अपना प्रॉब्लम था और उसका नॉइस था और बहुत दुनिया भर का चीज़। तो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का ये बेहतरीन तरीका है कि उसका नेटवर्क बड़ा कर दो, समझे। द चांसेस ऑफ 2 ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन डिफरेंट जगह प्रोड्यूस द एग्जैक्ट सेम फॉल्स रीडिंग आर नेग्लिजिबल। हैंस मोर ऑब्जर्वेटरी, इसलिए बहुत ज़्यादा ही हमको ऑब्जर्वेटरी चाहिए ताकि हम एक्यूरेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ला सकें। द LIGO वेबसाइट इंडिकेट्स दैट द इंडिया डिटेक्टर द 5th मोड इन इंटरनेशनल नेटवर्क कुड बी ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द टाइमिंग। यानी कि हमें चाहिए ताकि 2 जगह कहीं पे हुआ है तो यहाँ पे भी हुआ है तो और ज़्यादा एक्यूरेट डेटा हम दे सकेंगे और बोल सकेंगे सच में ही ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुआ है, बाकी नेटवर्क में भी जैसे कि इंडिया में भी हुआ है, इस हिसाब से। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आखिर कौन सा हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। तो देखो IUCA पुणे, यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, ये सब की स्टेक होल्डर रहेंगे, ठीक है। साइंस टीम रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, डेटा एक्वायर करेगा, साइंटिफिक डेटा कंप्यूटेशन करेगा, यानी कि डेटा पे काम करेगा ये सभी। IPR इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर में, इसको एक्सपर्टीज़ है हाई वैक्यूम का, क्योंकि जानते हो 4 किलोमीटर तुम्हारा हाई वैक्यूम वाला बनेगा। और क्रायोजेनिक सिस्टम, क्रायोजेनिक मतलब जो लिक्विड में जो चलता है उसके लिए एक्सपर्टीज़ होगा इसके पास। RRCAT यानी कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको एक्सपर्टीज़ हासिल है लेजर्स में। तो ये तीनों संस्था LIGO प्रोजेक्ट के साथ काम करेगा, बिकॉज दे ऑल आर द स्टेक होल्डर ऑफ LIGO प्रोजेक्ट। तो आगे देखो, फॉर इंडिया इट इज़ अ प्रीसियस माइलस्टोन, इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट, है ना। इस तरह अब इसके लिए क्या कर सकता है इंडिया, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी कर सकता है। इंडिया देखो पहले ही तुम्हारा लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रहा है, जहाँ पे जानते हो कितना फ़ायदा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल वे में करवाया जाता है और नए नए पार्टिकल वहाँ ईजाद होते हैं। तो इस तरह आने वाले समय में इंडिया और ज़्यादा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ भी कोलैबोरेशन होगा और बेटर होगा। LIGO तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हमारा जो टेक्नोलॉजिकल प्रोफेस है, यानी कि टेक्नोलॉजी और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे टेक्नोलॉजिकली, तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा। होप से समझ में आ गया होगा। दोनों ही पूरा साइंटिफिक एडिटोरियल्स रहा, समझे, बहुत ही साइंटिफिक एडिटोरियल्स। अब आसान हो जाएगा। देखो अब दूसरा चीज़ है, देखो यहाँ 175 एनर्जी इंपोर्ट कहाँ, GS3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे एक्सेट्रा, ठीक है।
तो ये आया था तुम्हारा हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में, आया था 38 मार्च 2023 को। देखते हैं मामला क्या है। देखो स्टूडेंट, इसमें आंकड़ा में थोड़ा गड़बड़ी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें अप्रैल का नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं मार्च का दिया है तो मार्च का लास्ट का नहीं आया, क्योंकि एंडिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ना फाइनेंशियल ईयर, तो मार्च का आंकड़ा इसमें नहीं है, तो इसलिए इसमें 710 लिखा गया। 710 नहीं, बाद में बोला था ना मिनिस्टर ने कि लगभग 720 725 तुम्हारा मर्केंटाइज ट्रेड हुआ है, कोर्ट में बताए थे तुम लोग को ना। हाँ, तो इसमें भले ही 710 से, क्योंकि मार्च का फिगर नहीं लिया है, ठीक है, तो वो 720 730 होगा। तो यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे समझो, इसके हिसाब से ही समझो कि 720 730 तुम्हारा टोटल मर्केंटाइज इंपोर्ट हुआ है एक साल में, इतना बिलियन डॉलर का। तो उसमें बच्चे लोग जो एनर्जी का जो हुआ है लगभग 260 बिलियन डॉलर हुआ है। बहुत ज़्यादा है कि नहीं बताओ? बहुत ज़्यादा है ना, यानी कि समझ रहे हो बात को ना, बहुत ज़्यादा है। केवल एनर्जी में कितना इंपोर्ट हुआ है, 260 बिलियन डॉलर का हुआ है। तो अब कह सकते हैं कि थोड़ा और बढ़ा है, मार्च का और ऐड कर देंगे 280 के आसपास हो जाएगा। और इधर 740 735 40 का तुम्हारा मर्केंटाइज ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ बताया गया है, जो एनर्जी इंपोर्ट है वो लगभग 40% से इंक्रीज़ हुआ एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में था उसके कंपेयर में 23 में ना 40% और ज़्यादा तुम्हारा एनर्जी इंपोर्ट हुआ है। एनर्जी इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ? कोल, कोक, क्रूड ऑयल, LNG, LPG और ज़्यादा बाहर से आ रहा है। देखो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट होना। यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट होने की वजह से क्या हुआ? LPG सब का दाम बढ़ गया, LNG का दाम बढ़ गया, तो वही सामान जब इंडिया में ला रहे तो इंडिया में महंगा हो गया, इसलिए तुम्हारा दाम बढ़ा है। और पहले कंपेयर में 40% इंक्रीज़ हुआ है। जब पहले मान लो कि 100 बिलियन डॉलर का तुम लाता था तो अभी 140 बिलियन डॉलर का ला रहा है, तो 40 बिलियन डॉलर तुम्हारा एक्स्ट्रा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो द एनर्जी इंपोर्ट इंक्रीज बाय अराउंड 40% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो एनर्जी इंपोर्ट में क्या क्या चीज़ होगा? कोल, कुकिंग कोल, समझे, कोक, क्रूड ऑयल, LNG, LPG, ये सब बाहर से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल मर्केंटाइज इंपोर्ट बिल में 37% कंट्रीब्यूशन तुम्हारा क्या है? इसी सब चीज़ का है। टोटल इंपोर्ट जितना भी हम बाहर से ला रहे हैं, ट्रेड और गुड्स ला रहे हैं, उसमें 37% तो यही सब आ रहा है। और इंक्रीज कितना हुआ है प्रीवियस ईयर से? लगभग 40%। दोनों आंकड़ा अलग है, समझे? तो हाई ग्रोथ इन एनर्जी रिलेटेड रिपोर्ट इस मेनली इसलिए क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, वो कॉम्प्लेक्स हो गया है। यूक्रेन के ऊपर कन्फ्लिक्ट, यूक्रेन के ऊपर हुआ ना रसिया का हमला, तो वहाँ पे तेल का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि यूक्रेन जाना जाता था वर्ल्ड में रिजर्व्स के लिए, और उसके ऊपर रसिया के ऊपर सैंक्शन लग गया, जानते हो। इधर 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 तुम्हारा ईरान नहीं बेच सकता है तेल को, कार्सा लॉ लगा हुआ उसके ऊपर। तो देखो इंडिया का एनर्जी इंपोर्ट क्या हो जाएगा? लगभग 260 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। जैसे अभी बताया ना 260 बिलियन, जिसमें हम क्रूड ऑयल लेके आ रहे हैं, है ना, कोक लेके आ रहे हैं, कोल लेके आ रहे हैं, LNG, LPG सब जोड़ के लगभग 260 बिलियन डॉलर। आगे देखो 4 कारण हैं, 4 रीजन है जिसकी वजह से इतना अचानक 40% का दाम बढ़ा है। हाँ, पहले देख रहे हो ना 40% अचानक बढ़ने का 4 रीजन बताया गया। एक तो देखो ऑयल सप्लाई चेन जो था वो पूरा डिसरप्ट हो गया। क्यों? अटैक हो गया, क्योंकि जब रसिया अटैक किया यूक्रेन के ऊपर तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या किया? सैंक्शन लगा दिया, तो पूरा मार्केट खराब हो गया ना। पहले बढ़िया से रसिया बेच सकता था, जर्मनी खरीद सकता था, इंडिया खरीद सकता था, दुनिया भर का व्यापार हो रहा था। इधर अटैक हुआ रसिया का, इसकी वजह से पूरा जो ग्लोबल वैल्यू जो सप्लाई था वो सब टूट गया। एक रीज़न ये है। दूसरा क्या है कि US सऊदी अरब जो पहले जो डील हुआ था कि डॉलर तुम्हारा वर्ल्ड रिजर्व करेंसी होगा, है ना, एंड द सेल ऑफ ऑयल करेंसी इन अदर देन द डॉलर विच लेड टू द सेल ऑफ ऑयल करेंसी अदर देन द डॉलर। इसका मतलब क्या है कि खुद तुम्हारा दूसरा रीजन है कि US सऊदी अरब और US के बीच में जो डील हुआ था वो डील भी लगभग खत्म ही हो गया। डील खत्म हुआ तभी ना अब यूनाइटेड स्टेट्स का कोई भी ब्रोकरिंग नहीं है। यहाँ पे सऊदी अरब और ईरान को मिलाने के लिए कौन आ रहा है? चाइना आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सऊदी अरब अभी भी तेल के लिए जाना जाता है। अब यहाँ तो यूनाइटेड स्टेट्स खुद ही अपना बहुत बड़ा तेल बना लिया, सेल गैस। तीसरा देखो हाई इन्फ्लेशन है डेवलप कंट्री में, US में, कनाडा में, जर्मनी में, UK में। अब तुम खुद फिगर देखो बच्चे लोग, फिगर देखो वहाँ पे 2020 के बाद इन्फ्लेशन कितना गया है? 10% गया है ऊपर। पहले कितना परसेंट था वो? पहले देखो 2%, 3% हार्डली था। एक ही बार स्विंग किया 10%। हम हर समय बोलते हैं ना, सब पाप का नतीजा ही है। जो इजी मॉनिटरी पॉलिसी चलाया है देखा 10% में, डेवलपमेंट कभी 10% इन्फ्लेशन होता है क्या? हाँ, मुश्किल से 1% 2% होगा,
10% इन्फ्लेशन, इतना महंगाई है। जब अब महंगाई है तो तेल महंगा बिकेगा। जब महंगाई आ गया देश में, पार्ले जी बिस्किट 2 रुपये में नहीं मिलने वाला है, तुम्हारी दुकान में भी 7 रुपये में मिलेगा, या हो सकता है 7.5 में मिले। बात समझ गए? महंगा हो गया। तुम्हारी दुकान है कि नहीं है? नहीं है। खत्म हो गया ना? कब? जब हम मेंस में थे तो 3 महीना हुआ तो फिर बाबा बंद कर दिया था। अच्छा। कोई था ही नहीं। द यूएसए एफर्ट टू क्रिएट अल्टरनेटिव सप्लाई चेन एक्सक्लूडिंग इंडिया। अब देखो उसके बाद यूएस ने अपना ही कोशिश किया चाइना को पीछे रख के, तो ये सब इंटरनेशनल हैपनिंग है बच्चे, तो जिसके वजह से 40% बढ़ा है, हो रहा है। उतना रिक्वायरमेंट ला रहे हैं, मत दाम बढ़ गया, दाम बढ़ा। देखो अब एग्जाम्पल समझो ना यहाँ पे, तो एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो क्या हुआ 2022 और 23 में ओवरऑल देखो कितना, $210 बिलियन। क्रूड ऑयल कितना ना मंगवाए हैं? लगभग $160 बिलियन का किए हैं। LNG कितना मंगवाए हैं? $18 बिलियन का। LPG कितना मंगवाए हैं? $14 बिलियन का। तो देखो क्रूड ऑयल इंपोर्ट तुम्हारा 50% ज़्यादा बढ़ा है पहले कंपैरिजन में, ठीक है। अब टॉप सप्लायर कौन रहा? इराक $36 बिलियन, सऊदी अरब $31 बिलियन, रसिया $21 बिलियन। मगर रसिया का लास्ट में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा लाए हैं। रसिया से तो 800 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा है। देखो नीचे क्या लिखा गया है, 800 टाइम्स ज़्यादा तुम्हारा लास्ट ईयर से बढ़ा। क्यों? सस्ता में दे रहा था। बस सबसे बड़ा सवाल ये है, रात को ही मेरे मन में चल रहा था कि सस्ता तो लाया तुम रसिया से, मैं कस्टमर को कहाँ पहुँचाया? ये सब चोरवा लोग, अडानी लोग, अंबानी लोग, सब रिफाइनरी में रिफाइंड प्रोडक्ट बना के बाहर बेच रहा है। जामनगर से पोर्ट बताए थे ना, जामनगर वाला, वहाँ से बेच रहा है। ये दिक्कत है। रसिया से तो बहुत सस्ता मिल रहा है, मैं कहाँ कस्टमर को, कहाँ 80 रुपया लीटर हुआ क्या? 80 रुपया, अभी भी 100 रुपये के आसपास ही है पेट्रोल का दाम। तो देखो अब रसिया भी देख रहे हो, रसिया $21 बिलियन है, गजब। यूएई से $17 बिलियन, यूएस से $12 बिलियन, समझ गया ना? आगे देखो व्हाट एवर इंडिया। अब इंडिया का पेट्रोलियम प्रोडक्ट देखो जो एक्सपोर्ट होता है, डीजल देखो हमारा 45, टोटल देखोगे पेट्रोल, देखो हम लाते हैं क्रूड ऑयल बाहर से, फिर रिफाइनरी करते हैं ना, रिफाइनरी बहुत बड़ा है इंडिया में। देखो एक लाने वाले थे हम लोग यहाँ पे रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में, जो दुनिया का सबसे बड़ा बनेगा, कल ही तो बताए थे। तो यहाँ पे देखो $96 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट भी किया है। तेल लाया है, क्रूड ऑयल लाया है, उसका रिफाइंड प्रोडक्ट देखो। डीजल का कितना गया? $45 बिलियन का। ये तुम्हारा सब एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट सब है, रिफाइनरी करके। पेट्रोल कितना? $15 बिलियन। और ATF जानते हो ना, ATF, हाँ एयरक्राफ्ट, हाँ जो तुम्हारा फ्यूल, हाँ जो एयरक्राफ्ट के लिए जो फ्यूल होता है, वो कितना हम सप्लाई किए? $16 बिलियन का। तो ये लगभग हम $96 बिलियन बाहर बेचे हैं। तो व्हाट अबाउट द कोक एंड कोल इंपोर्ट ड्यूटी? कोल और कोक कितना है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? कोक, कुकिंग कोल स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। कुकिंग कोल का मतलब याद करो, तुम लोग बताए थे हम। स्टील हम 3 तरीके से कर सकते हैं। स्टील फर्स्ट क्या है? कोल यूज़ करके, ब्लास्ट बर्नेंस में, दूसरा इलेक्ट्रिक आर्म में, और तीसरा तुम्हारा ग्रीन स्टील, हाँ हीट कर करेंगे। आज सब में तुम्हारा 3.8 3.2 तुम्हारा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, समथिंग। फर्स्ट में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे समझो कि इंडिया का जो तुम्हारा कोक और कोल इंपोर्ट है, वो लगभग तुम्हारा $51 बिलियन का है। इंडिया दोनों ही मंगवाता है। दुर्भाग्य की बात ये है, इंडिया थर्मल कोल नहीं मंगवाता तो फिर भी चलता है। इंडिया के पास थर्मल कोल बहुत ज़्यादा है, मैं इंडिया को मंगवाना पड़ रहा है। कुकिंग कोल तो हमारे पास नहीं, क्योंकि हायर क्वालिटी ऑफ कोल भारत में नहीं पाया था। भारत में जो भी कोल है बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी का है, बहुत कमज़ोर है, समझे? उतना अच्छा नहीं है भारत में कोल। मगर दुर्भाग्य की बात है, भारत दोनों ही टाइप का कोल मंगवाता है। कुकिंग कोल भी मंगाता है। कुकिंग कोल किसके लिए? आयरन इंडस्ट्री के लिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए। और थर्मल कोल किसके लिए? थर्मल पावर प्लांट के लिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कोयला से क्रिएट करके बनाया जाएगा। वाइल कुकिंग कोल देखो, कुकिंग कोल यूज़ होता है तुम्हारे स्टील बनाने में, और थर्मल कोल कहाँ पे यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। देखो सेकंड लाइन बता दिया गया बहुत अच्छे से। अब कुकिंग कोल इंपोर्ट कितना हुआ? देखो $20 बिलियन का, यानी कि 87% इंक्रीज है आपका पिछले साल से। अब एक एक फ्रैक्शंस में ले रहे हैं। देखो बहुत ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इंडिया कितना इंपोर्ट कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया से देखो 60%, यानी कि $12 बिलियन तो वहीं पे जाता है, समझे? $12 बिलियन तो वहीं पे जाता है। और उसके बाद तो तुम्हारा जो कुकिंग कोल दूसरे कौन सा कंट्री से मंगवा रहा है? US से, वहाँ पे $3 बिलियन। और उसके बाद तुम्हारा सिंगापुर, यानी कि जो टॉप 3 कंट्री है जहाँ से इंडिया कुकिंग कोल को मंगवाता है, उसमें टॉप ऑस्ट्रेलिया है। $12 बिलियन खर्च होता है। टोटल कितना खर्च हो रहा है? $20 बिलियन। तो $12 बिलियन तो कहाँ चला जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में चला जा रहा है। US में कितना जा रहा है? $3 बिलियन जा रहा है। सिंगापुर में $2 बिलियन जा रहा है। स्टीम कोल इंपोर्ट देखो ये कितना है तुम्हारा? ये भी $23 बिलियन को क्रॉस कर गया। स्टीम मतलब वही थर्मल पावर प्लांट के लिए।
क्योंकि बॉयलर सब में यूज़ किया जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है ना, पावर प्लांट में बॉयलर सब होता है स्टूडेंट। तो इसमें देखो लगभग 60% जो हम थर्मल कोल मंगवाते हैं वो इंडोनेशिया से मंगवाते हैं। देखे इंडोनेशिया से मंगवाते हैं और उसका कितना $14 बिलियन उसको पैसा देते हैं। तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया ये भी स्टीम कोल देता है, वही थर्मल पावर प्लांट वाला जो कोल देता है। स्टीम कोल थर्मल पावर प्लांट एक ही है। आगे देखो, तो व्हाट अबाउट द एबिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो भारत में कितना है, भारत में कितना अवेलेबल है? देखो भारत में समझो, इंडिया में 26 सेडिमेंट्री बेसिन्स है, जिसको 4 भाग में डिवाइड किए, यानी कि 26 जगह हमें मिल सकता है। ब्रॉडली उसको कैटेगरी ए, कैटेगरी 2, कैटेगरी सी, कैटेगरी 4 ऐसे करके हम किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं सब जरा एक्सप्लोर कहाँ होता है। तो कैटेगरी 1 देखो, कैटेगरी 1 में 7 बेसिन है, 7 जगह है। ठीक है, जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है वहाँ से निकलता है। मगर कैटेगरी 2 है, उसमें 3 बेसिन है जहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स तो है मगर अभी तक कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतना नहीं आया है, मैन पावर वहाँ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। ये कैटेगरी 2 का स्थिति है। कैटेगरी 3 में कितना बेसिन है? 6 बेसिन है, 6 जगह पे है जहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स है, समझे ना, वहाँ पे है मगर अभी तक वहाँ से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। चौथा कैटेगरी क्या है, उसमें 10 बेसिन है और वहाँ पे क्या है तुम्हारा अनसर्टन, पता नहीं है कितना है वहाँ पे, अनसर्टन है हम लोग। तो समझ गए, तो यानी कहने का मतलब कैटेगरी 1 के साथ ही आप कर रहे हो केवल, सही बात है ना, कैटेगरी 1 के साथ ही कर रहे थे। इंडिया हैज़ ऑल्सो, हाँ इंडिया के पास डीप वाटर रिजर्व्स भी है, यानी कि वाटर के नीचे भी बहुत सारा है, जिसको हाँ सेल गैस इसको कहते हैं। हाँ एक्सट्रैक्शन करने का टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। देखो यहाँ पर वाई कांट इंडिया स्टार्ट, क्यों नहीं इंडिया स्टार्ट करता है, स्पेशली कैटेगरी 2 के लिए, कैटेगरी 3 के लिए, कैटेगरी 4 के लिए। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन इंडिया देखो केवल कैटेगरी 1 के साथ होता है या डीप वाटर एरियाज के साथ होता है। हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी हुआ था देखो बेसिन 2 में, बट कमर्शियल एक्सप्लोरेशन अभी तक नहीं हुआ है। इंडिया को करना चाहिए, इंडिया करना चाहिए, नहीं तो बाहर से देखते हो कितना पैसा लग रहा है लाने में। हाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यदि देखो कुकिंग कोल तो मंगवाना पड़ेगा, मगर जो इंडोनेशिया से हम थर्मल कोल प्लांट मंगा रहे हैं वो तो बच जाता है। यदि कैटेगरी 2 को एक्सप्लोर करते तो कैटेगरी 2 में तुमको मिलेगा कुकिंग कोल ही मिलेगा, वही स्टीम कोल ही मिलेगा हमारे, सॉरी हाँ स्टीम कोल ही में, कुकिंग कोल नहीं मिलने वाला है। स्टीम कोल मतलब जो थर्मल पावर प्लांट में वो तो हमारे इंडिया में मिल जाएगा, मगर जो कुकिंग कोल है इंडिया में नहीं है, क्योंकि कुकिंग कोल मतलब जिसमें सल्फर नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना, जिसमें VOC पार्टिकुलर तुम्हारा जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि जलना चाहिए तो पूरा तुम्हारा ब्लू फ्लेम देना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, हाँ हाँ जैसे एंथ्रासाइड का होता है ना, बिटुमिनस का होता है, उस तरह का पीट वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे ये 4 डिवीजन है उसका भी यहाँ पे समझो। तो इंडिया मस्ट इवेल्यूएट ऑप्शन, यानी कि इंडिया को लोकल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो वाई द कोल इंपोर्ट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, क्यों बढ़ा है? देखो देयर इज नॉट इनफ स्कोप फॉर रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट। देखो इंडिया के पास हाई क्वालिटी रिजर्व्स ही नहीं है, तो क्या करेगा, बाहर से ही मंगवाएगा। मैं इम्पोर्ट देखो इम्पोर्ट ऑफ थर्मल कोल तो हम मैनेज कर सकते थे, कुकिंग कोल ना मंगवाने की जरूरत है, थर्मल कोल तो हम मैनेज कर सकते थे अपने इंडिया में ही। तो कोल इंपोर्ट्स हैव इंक्रीज मेनली बिकॉज ऑफ द डिमांड फ्रॉम न्यूअर पावर प्लांट, जो नए नए पावर प्लांट है, नए पावर प्लांट भी तभी इंडिया में हो रहा है, तो वो लोग मंगवा रहा है, पुराना वाला नहीं मंगवा रहा, वो भी मंगवा रहा है। मगर इंडिया में यदि सेडिमेंट्री बेसिस में यदि एक्सपोर्ट करते, लोकल प्रोडक्शन करते, तो ये लोग को भी बाहर से मंगवाना नहीं पड़ता, नया नया इंडस्ट्री वाले को, ये लोग बाहर से मंगवा रहे हैं एक्चुअली, इसलिए हमारा बिल बढ़ रहा है, इंडोनेशिया से इतना ज़्यादा आ रहा है। हाँ कुकिंग कोल के लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुकिंग कोल वाला नहीं है भारत में, जो नहीं है तो वो तो मंगवाना पड़ेगा आपको। जैसे कॉटन देखो, लॉन्ग स्टेबल कॉटन अभी भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, वो है ही नहीं हमारे पास, क्या करेंगे हम। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, कोल सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है? तो सेवरल इश्यूज पर्टनिंग टू कोल सेक्टर फेवर इम्पोर्ट, यानी कि बहुत ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से हमको इम्पोर्ट अभी भी स्टिल करना पड़ता है। एक तो लो क्वालिटी वाला इंडियन कोल देखो, उसमें एस कंटेंट कितना है, राख 30 से लेकर 40%, तो बहुत लो क्वालिटी का कोल है भारत में, समझे। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड उतना प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा है, इंक्रीज ही नहीं कर पा रहा है, टेक्नोलॉजी ही यूज़ नहीं कर पाए। देखो बाहर दुनिया में क्या है कि यदि कोल इन्फीरियर क्वालिटी का भी है तो उसमें कैलोरी वैल्यू बढ़ाया जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। इंडिया में ऐसा टेक्नोलॉजी ही नहीं है। यदि हमारे पास भी बेस्ट टेक्नोलॉजी रहता है तो भले ही कैलोरी वैल्यू कम था, उसमें हम बढ़ा सकते हैं, कैलोरी मतलब आग पकड़ने का जो ताकत है। तो इंडिया में इसलिए बहुत 30 से लेकर 40% तुम्हारा क्या है, लो क्वालिटी का है, हाई एस कंटेंट है, इसलिए इंडिया में देखो कैलोरी वैल्यू जो कोल होना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है। देन अर्ली रेजुलेशन ऑफ देयर, इसलिए जल्दी होना चाहिए काम, ताकि हम इतना ज़्यादा पैसा जो बहा रहे हैं, इतना ज़्यादा जो पैसा दे रहे हैं वो हम घटा सकते थे यदि हम यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन करते तो, और करना होगा हमें। आगे देखो
176। GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये तुम्हारा हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में आया था 1 अप्रैल 2023 को। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो कि सरकार ने कहा था 2021 में, अक्टूबर 8 2021 में कहा था कि 5% आपको बायोमास पेलेट लगाना होगा। दिखा दिया ना फिगर, बायोमास पेलेट कैसा होता है, स्टेबल है तुम्हारा स्ट्रॉ, ठीक है। उसको क्या करते हैं, टोरिफेक्शन में, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम 200 या 300 डिग्री सेल्सियस में उसको हम बंद करते हैं, समझे। और वो जो कन्वर्ट होकर आता है पैलेट्स में, ठीक है, पैलेट्स में गोली आकार का होता है, और उसको यूज़ करना है थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में 95% यदि कोल है तो 5% ये डालो पहले ईयर, और सेकेंड ईयर में 7% करके बढ़ाना है। मैं ये हुआ नहीं है अभी तक। देखो एज पर द रिवाइज बायोमास को फायरिंग पॉलिसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो किया था 8 अक्टूबर 2021 को, ऑल थर्मल पावर प्लांट को कम से कम 5% और 7% पैलेट्स को यूज़ करने का बात था अपने अपने प्लांट्स में, और मतलब अपने अपने इंडस्ट्री में कि इतना तुमको करना चाहिए। पहला साल 5%, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 7%, मैं हुआ कुछ नहीं। सो फार देखो 1 लाख टन ऑफ बायोमास है को फायर, अभी तक 1 लाख टन ही हो पाया 42 थर्मल पावर प्लांट्स में। तो मिशन देखो हैज़ ऑलरेडी पब्लिश द स्टैंडर्ड, देखो इसमें पूरा बताया क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए को फायरिंग करने के लिए, यानी कि दोनों को मिक्स कैसे करोगे, टोरिफेक्शन से इसको पैलेट्स कैसे निकालोगे, इसका जो प्रोसीजर है वो सब पूरा दे दिया है, समझे। इसमें बताया कैसे थर्मल पावर प्लांट में हम पैलेट प्रोक्योरमेंट करेंगे ताकि ज़्यादा मिक्स कर सके। देखो जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ग्रीन हाउस गैस कम होगा, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड नॉक्स ऑक्स बहुत निकलता है, वो कम होगा। और दूसरी बात है जो फार्मर जो भूसा लेके बैठा रहता है उसको भी तो ये एक्स्ट्रा इनकम होगा। जैसे मान लो कि पंजाब और हरियाणा में उसको जला दिया जाता है, उसको यदि पता चल जाए कि पैलेट हमारा बिकेगा तो बढ़िया से काटेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा ना उससे, तो कितना फ़ायदा होगा। मगर जिस गति से इसको बढ़ना चाहिए तो वो गति नहीं पकड़ा है। एडवांटेज क्या होगा, देखो वही बात है जो हम बोले हैं अभी तुम लोग को। जब बायोमास का हम इस तरह यूज़ करेंगे थर्मल पावर प्लांट में, तो इससे केवल ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगा, यानी कि ग्रीन एनर्जी ही केवल नहीं होगा, साथ साथ तुम्हारा कोल कंजम्पशन भी कम होगा। अभी देख रहे हो कोल कंजम्पशन कितना मंगवा रहे हैं बाहर से। एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगा, जो आदमी इन्वॉल्व रहेगा बीच में ये चेन सिस्टम से, इकोसिस्टम में, समझे। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन भी कम होगा, एयर पोल्यूशन भी कम होगा। और जो भारत का जो कमिटमेंट है ग्लासगो समिट में 55 बोले थे ना कि 45% एमिशन हम रिड्यूस करेंगे बाय 2030 तक, वो भी सपना पूरा हो जाएगा। काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा इसमें भी, समझ में आ रहा है ना, कुछ भी समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका असर बहुत भयानक पड़ेगा पावर सेक्टर पे, कोल पे, एग्रीकल्चर पे, एमएसएमई पे और इन्वायरमेंट पे। तो केवल एक छोटा सा स्टेप तुम्हारा इतना बड़ा असर करेगा। होप तो समझ में आ गया होगा। आगे देखो पैलेट्स, देखो पैलेट्स कम अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बताओ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर इसको जोड़ दिया गया। कोई भी आदमी, कोई भी एंटरप्रेनर, कोई भी एमएसएमई यदि पैलेट्स पे काम करना चाहता है तो उसको आराम से लोन मिल सकता है बैंक से, डेट इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और बैंक को देना ही होगा लोन, जब फार्मर जाएगा मांगने के लिए तो देना ही पड़ता है उसको, क्योंकि 40% यूनिवर्सल बैंक के लिए तय है कि 40% देना पड़ेगा आपको। तो ये भी आ गया। देखो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर दिया कि जो भी बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग है वो सब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आएगा, आरबीआई गाइडलाइंस के अंदर डाल दिया उसको। तो अब कितना बढ़िया है। देखो तो बायोमास पैलेट कैन बी प्रोक्योर्ड थ्रू गवर्नमेंट ई मॉडल मार्केट बाय थर्मल पावर, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से बताए थे ना कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जहाँ बहुत अच्छा यूज़ हुआ है इस बार, GEM, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोक्योर हुआ है। हाँ ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट टाइप का है, गवर्नमेंट का है, बताए थे ना, बहुत तगड़ा काम किया है। तो गवर्नमेंट GEM जो पोर्टल है वहाँ से पैलेट्स मंगवा सकता है थर्मल पावर प्लांट। तो ये सिस्टम का भी भला होगा, जो भी इकोसिस्टम में जुड़ा है सबका भला होगा। समृद्ध मिशन, इसमें भी क्या है कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इवेंट्स, तो इसमें भी बहुत समृद्ध जो मिशन है वो ट्रेनिंग देगा प्रॉपर कि पैलेट्स कैसे बनाया जाए, कैसे लॉजिस्टिक बनाया जाए, सभी चीज़। तो क्या क्या चैलेंजेस है, इतना बोल दिए, इतना हो गया क्या? चैलेंज बहुत है भारत में। देखो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है सप्लाई साइड इश्यूज़ का। सप्लाई देखो जैसे कि तुम लोगों को कहा गया है कि पैलेट्स पहले स्ट्रॉ है, ठीक है, भूसा है, बायोमास है, उसको हम टोरिफेक्शन कहते हैं। मगर यदि भूसा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, 15% मॉइस्चर हो, 18% मॉइस्चर हो, तो फिर टोरिफेक्शन में नहीं काम करेगा वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। यदि तुम यदि पानी उसमें बहुत डाल दिया या किसी कारण बस उसमें बहुत मॉइस्चर प्रेजेंट है तो फिर वो काम नहीं करेगा, समझे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बात है कि
लॉजिस्टिक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहाँ पर उसको रखना है, तो सप्लाई साइड इश्यूज हो सकते हैं। द एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ बायोमास वैरी अक्रॉस रीजन इंडिया, सही बात है ना, जो बायोमास है हमारे इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का मिलेगा, कहीं पे तुमको कम मॉइस्चर वाला मिलेगा, कहीं पे पूरा ड्राई मिलेगा, कहीं पे बहुत मॉइस्चर वाला मिलेगा, कि वेदर कंडीशन डिफरेंट है। और सम रीजन्स हैव एन एबंडेंट, कहीं पे तो बहुत बढ़िया है, कहीं पे तुम्हारा शॉर्टेज है, बायोमास बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ बायोमास वो भी वैरी करता है, जब वो वैरी करेगा तो कंबसन एफिशिएंसी पे असर पड़ेगा, कैलोरिक वैल्यू पे असर पड़ेगा, फिर इमिशन पर भी असर पड़ेगा। जैसे देखो अभी कोल जलाते हैं जिसमें हाई एस कंटेंट है तो उसमें कितना सल्फर निकलता है, तो इसमें यदि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हुआ तो क्या फ़ायदा। देखो ये डिफिकल्ट है, बायोमास पैलेट आर डिफिकल्ट टू स्टोर एट प्लांट लोकेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबा समय तक लिए इसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल है बायोमास पैलेट्स को, बिकॉज ये बहुत तेज़ी से ना एयर से मॉइस्चर कीप कर लेता है, अटैक कर लेता है। जैसे पैलेट्स है ना, अभी गोला गोला देख रहे थे ना, इमेजिन करो, तो बहुत तेज़ी से यदि एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो तेज़ी से खींच लेगा अपनी तरफ, जैसे ही मॉइस्चर खींचेगा तो उसका कैलोरी वैल्यू कम हो जाएगा, समझे। और उसके बाद देखो को फायरिंग नहीं होगा, को फायरिंग मतलब थर्मल पावर प्लांट में कोल के साथ वो मिक्स नहीं हो पाएगा ठीक से। ओनली पैलेट देखो जिसका मॉइस्चर तुम्हारा 13 से लेकर 14% कम है, यानी कि मैक्सिमम 40% तक ही हो सकता है, 7% 8% ठीक है, मगर जिसमें 20% मॉइस्चर हो, जिसमें 30% मॉइस्चर हो तो कोई काम का नहीं हो पैलेट्स, समझे, कोई काम का नहीं है। तो 13% 14% लेस रहे तभी बढ़िया से को फायरिंग हो सकता है कोल के साथ। तो हैंस स्टडी एंड कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ बायोमास इज द रियल, यानी कहाँ से इतना तेज़ी से आएगा, कहाँ पे ये स्टोर होगा और कितना जल्दी यूज़ होगा, और पैलेट्स मॉइस्चर को नहीं ले पाए, तो ये मेंटेन करना बड़ा सवाल है, इसलिए सप्लाई साइड इश्यूज हैं इसके साथ। दूसरा देखो लॉजिस्टिक चैलेंज, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ बायोमास। अब ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, फिर वहाँ पे कहीं भी स्टोर करना है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा जटिल प्रोसेस है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे कंट्री में है ही नहीं उतना बढ़िया से, नंबर 1 प्रॉब्लम। इसके लिए हमको इक्विपमेंट चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, और एट द सेम टाइम विच कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ। अब देखो सिंपल बात है, अब तुमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसका मतलब दाम तो बढ़ गया जाके आपका, वो फायरिंग करे तो अब वही चीज़ ला रहे तो वही चीज़ अब महंगा हो गया। जो चीज़ पहले 10 रुपये मिल सकता था उसको गोडाउंस में रखने के चक्कर में तुमने 200 रुपये बना दिया उसका, तो महंगा हो जाएगा को फायरिंग करना। सो जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक क्या होना चाहिए, जल्दी बिल्ड होना चाहिए, ताकि बायोमास जल्दी मूव हो सके और स्टोर हो सके एफिशिएंटली, और वो बढ़िया से को फायरिंग हो सके बहुत ही लेस प्राइस में, समझे। तीसरा देखो इंश्योरिंग स्पेशलाइज इक्विपमेंट, यस अच्छा टेक्नोलॉजी होना चाहिए हमारे पास, स्पेशलाइज इक्विपमेंट होना चाहिए, बायोमास ग्राइंडर्स होना चाहिए जहाँ पे टोरिफेक्शन करोगे तुम, हाँ जहाँ पे पैलेट्स बनाओगे, कन्वेयर्स होना चाहिए, स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, सभी व्यवस्था होना चाहिए। और एट द सेम टाइम पावर प्लांट्स के अंदर भी बहुत बढ़िया तुम्हारा क्या होना चाहिए, बायोमास को फायरिंग व्यवस्था होना चाहिए, ताकि दूसरे तीसरे जगह पे नहीं का पुराना आदम जमाना का है या जुगाड़ वाला टाइप का बना दिया है तो फिर कहाँ से काम करेगा। बेटर पावर प्लांट के पास बेटर को फायरिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए। Therefore, there is a need to develop and deploy the necessary technology and equipment for biomass co-firing। इसलिए बायोमास को फायरिंग के लिए बेटर टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वर्ल्ड का जो बेस्ट प्रैक्टिस है वहाँ से लेना चाहिए। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, देखो एक रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनना चाहिए, यानी कि एक व्यवस्था ऐसा बनना चाहिए, बहुत तगड़ा व्यवस्था बनना चाहिए जो इंसेंटिव दे और तुम्हारा सपोर्ट करे। क्योंकि ये अर्ली स्टेज में बताए थे स्टूडेंट क्यों PLI को इतना ज़्यादा दिया गया, कि जब अर्ली स्टेज में होता है तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि नया चीज़ है पैलेट्स, समझे, बहुत नया चीज़ है, तो उसको अर्ली सपोर्ट मिलना चाहिए, अर्ली इंसेंटिव मिलना चाहिए, समझे, तब जाके को फायरिंग पॉलिसी हमारा कामयाब हो सकता है। कंपेटिटिव मार्केट मस्ट एग्जिस्ट फॉर बायोमास इन ऑर्डर टू इंश्योर द इक्विटेबल प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, ताकि एक एंटरप्रेन्योर आए तो अगला वाला भी आए कि हम भी करेंगे। जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, जब तक कंपटीशन नहीं होगा, तब तक बायोमास का जो हम सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और दूसरा क्या है मार्केट, बेस्ट कंपेटिटिव मार्केट होना चाहिए। दैट्स इट।